जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को बिना किसी कागजात के पाकिस्तान जाने के लिए पहुंची नाबालिग लड़की को पुलिस को सौंप दिया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। एयरपोर्ट थाना के प्रभारी दिग्पाल सिंह ने बताया कि सिकर की श्री माधोपुर निवासी लड़की बिना किसी कागजात के शुक्रवार को पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर हवाई अड्डे पहुंची। लड़की के पूछताछ में बताया कि वो इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक युवक से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने हवाई अड्डे आई। दिग्पाल सिंह ने बताया कि लड़की के पास कोई कागजात नहीं था। वहीं जयपुर से पाकिस्तान जाने के लिए भी कोई उड़ान सेना नहीं है। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्हें यहां पहुंचने पर लड़की को उन्हें सौंप दिया जाएगा। जी एयरपोर्ट पे आई और एयरपोर्ट पे उसने टिकट काउंटर पे कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है, इसलिए मुझे लाहौर की टिकट दे दो। जो एयरपोर्ट पे जो टिकट देने वाले और सीआई साहब ने उससे पूछा कि भाई आप के पास वीज़ा पासपोर्ट है क्या, तो मना किया। उनको डाउटफुल लगा। उन्होंने डाउट को ध्यान में रखते हुए लोकल पुलिस स्टेशन को सूचित किया। लोकल पुलिस स्टेशन पर लेके आए, उससे बातचीत शुरू की। बातचीत में उसने बताया कि मेरा नाम गजल है और मेरी बुआ के साथ 3 साल पहले मैं यहाँ आई हूँ और मैं श्री माधोपुर के पास गांव का नाम बताया, वहाँ रह रही थी। मेरी बुआ से आज मेरा झगड़ा हो गया, मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। उसे और डिटेल में पूछताछ की तो नहीं तो उसके पास में पैसा, न उसके पास में वीज़ा वगैरह था और वो अपनी बात पे अडिग रही कि मैं तो वहीं क्यों। लेकिन जब हमने लोकल वेरीफाई किया, वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन से और ज़िले से वेरीफाई किया कि कैसे आई थी, कब आई थी, इसके बारे में से डिटेल पूछताछ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का हवाला देते हुए रोड मैप पर प्रकाश डाला। अमित शाह का कहना है कि इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के विकास के रोड मैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने 3 बातें कही। भारत को अपनी क्षमता पहचानी होगी, प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी और कृषि एवं उद्योग तथा शहरों और गांव के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये पुस्तक में अब्दुल कलाम जी ने भारत के भविष्य को, भारत के विकास की रोड मैप को रेखांकित करने का काम किया। அந்த அவருடைய கனவு, அவருடைய திட்டத்தை எல்லாம் இந்தியா 2020 a vision for the new millennium என்ற புத்தகத்தின் மூலம் ரொம்ப அழகா ஒரு ரோட் மேப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி பாதையை திட்டமிட்டு தெளிவாக நமக்கெல்லாம் விட்டு சென்றார்। मैंने उसका अनुवाद बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रमुख रूप से उन्होंने 3 बातें विशेषकर भारत के युवाओं के लिए देश के सामने रखी थी। एक, भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसको उजागर कर भारत का विकास करना होगा। 2, हमें टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा और 3, बैलेंस ग्रोथ मॉडल अपनाकर गांव और शहर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच में बैलेंस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार सुबह इस द्वीप शहर में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। शाह के साथ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और वरिष्ठ भाजपा नेता भी थे। शाह ने विशेष प्रार्थनाओं के तहत मंदिर में स्थापिका लिंग की विशेष पूजा भी की। सुरक्षा कारणों से शाह के दौरे के मद्देनजर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था और उन्हें अन्य द्वारों से प्रवेश की अनुमति दी गई थी। शाह तमिलनाडु की 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम वहां पहुंचे। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
मणिपुर की स्थिति पर जयंत चौधरी का कहना है कि मणिपुर और यहाँ के लोगों का दर्द समझना प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है। वे अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम मणिपुर जाएंगे और लोगों की समस्याएं समझेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इसे सकारात्मक तरीके से लेगी और हम मदद करने जा रहे हैं, न कि उनकी समस्याएं बढ़ाने के लिए। बीजेपी ने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की और वे संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जो उनकी नाकामियां हैं उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं। बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं, लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सब सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रीय राजधानी और अन्य इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर में कंजक्टिवाइटिस के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं और एम्स के आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस के प्रमुख डॉक्टर जे.एस. तितियाल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 100 मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर तितियाल का कहना है कि हमें प्रतिदिन कंजक्टिवाइटिस के कम से कम 100 मामले मिल रहे हैं। आमतौर पर कंजक्टिवाइटिस के मामलों में मौसमी वृद्धि होती है जो फ्लू के मौसम के साथ मेल खाता है। कंजक्टिवाइटिस के मामले ज्यादातर वायरस के कारण होते हैं। सेंटर फॉर साइट के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार ने कहा, मॉनसून के मौसम के दौरान हर साल कंजक्टिवाइटिस के मामले सामने आते हैं। मॉनसून के दौरान आंखें लाल हो जाती है, खुजली, लालिमा, पानी आना और कभी-कभी डिस्चार्ज होता है। दिल्ली के एक निजी नेत्र अस्पताल ने दिल्ली एनसीआर में कंजक्टिवाइटिस के 1032 मामले और पूरे भारत में 1521 मामले दर्ज किए हैं। कॉमन टर्म में हम इसको आई फ्लू बोलते हैं। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में अचानक हो जाता है ये, और ये हर साल जो है बरसात के मौसम में काफ़ी मात्रा में लोगों को रहता है बीमारी। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए लोग जो है इसके बारे में जान गए हैं और लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, देखा जाए तो अपने आप ठीक हो जाता है 1-2 हफ्ते में, लेकिन मरीजों को इतनी सारी दिक्कत आ रही है इस बीमारी के लगने से। एक तो दोनों आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, साथ में आंख से पानी या डिस्चार्ज आ रहा होता है, और बहुत से लोगों को जो है पलकों में सूजन आ रही है। और उधमपुर के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़। उधमपुर के रामनगर में एक फुट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पुल उधमपुर जिले की रामनगर तहसील की 3 पंचायत के 5000 लोगों को जोड़ रहा था। इलाके में भारी बारिश के कारण पुल बह गया है। लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले अचानक आई बाढ़ के कारण हमारा फुट ब्रिज बह गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से सबसे अधिक परेशानी छात्रों को हो रही है। वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करने पड़ रहा है। 7-8 साल हो गए पुल बनाया था, और भी किसी गवर्नमेंट ने पुल हमारा नहीं बनाया। हमने गवर्नमेंट के आगे बहुत कोशिश किया, गवर्नमेंट ने पुल हमारा नहीं बनाया अभी तक। एक तहसीलदार हमारे गांव के रिटायरमेंट हुए, उनकी मतलब डेथ हो गई, 2 साल हो गए। उन्होंने ये पुल बनाया था, मतलब ये पुल उन्होंने बनाया था देशराज, और ने देशराज नाम था उनका, उन्होंने ये पुल बनाया था। मतलब इस हमारी किसी ने सुना, गवर्नमेंट ने सुना, किसी ने सुना हमारी आवाज़। हम 22-23 साल चलते रहे। इतना ये स्लो खड्ड का पुल है, मतलब इतना पानी आता है इसमें, 5-6 नाला का पानी आता है, 3 बरैलता, तनालत, मतलब सामने मानी तक पानी आता है इसमें स्लो खड्ड में। कोई हमारी कोई स्वभावता नहीं है। हम जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसी पुल के ऊपर जाते हैं। इसी पुल पे कोई बीमार हो जाता है, कोई डिलीवरी केस हो जाता है, हमारे लिए यही था। 7-8 साल का हम ऐसे जा रहे थे ना, हमारे को कोई परेशानी नहीं थी। ये आज 10-15 दिन हो गए हमारा ऐसे बहुत वर्षा हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करने जयपुर आए जेपी नड्डा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। आज नड्डा पूरे दिन प्रदेश कार्यालय में रहेंगे और पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भगवान गणेश के दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा पूरे दिन पार्टी कार्यालय में बिताएंगे।
इस दौरान लगातार नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी समेत पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आयुर्वेद उपचार के बाद मलप्पुरम जिले से कोटकल में आर्य वैद्यशाला से छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी केरल के कोटकल के 2 दिवसीय दौरे पर थे। केरल के मलप्पुरम जिले के कोटकल में PS वॉरियर ने 1902 में इसकी स्थापना की थी। ये संस्थान दुनिया भर के रोगियों को आयुर्वेदिक इलाज और दवाएं देता है। कोटकल, कांजीकोट और नंजनगुड में आर्य वैद्यशाला की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो 550 से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की 3री वर्षगांठ पर दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रेरणादायक रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 2014 से देश में शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण मार्गदर्शन और प्रेरणा का रहा है। दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, प्रेरणा देने वाला रहा है। इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी से लेकर